वेलकम टू आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी में मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं। आज जियोग्राफी का एक नया चैप्टर लेके आया हूं। कल क्लास थोड़ी सी नहीं हो पाई, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास अक्षांश। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अक्षांश। तो भारत का जो सामान्य भूगोल चल रहा है, भारत के बारे में जो भारत का परिचय है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें थोड़ी सी अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं भी पढ़ना हो जाता है, क्योंकि अक्षांश रेखाएं आखिर हमारा भारत जो है वो किन अक्षांशों में स्थित है और हमारी जो यहाँ की जलवायु है वो अक्षांश निर्धारित करती हैं या जलवायु निर्धारित करती हैं। हमारी जो यहाँ की जलवायु, हमारे देश की जलवायु है वो कैसी है, तो इन चीज़ों के बारे में आज समझने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा टॉपिक हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए और समझने वाला बहुत ज़्यादा टॉपिक है, तो इसे समझिए और एक एक चीज़ मैं आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। अब चलते हैं। सबसे पहले हम आपको अक्षांश रेखाएं क्या आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अक्षांश रेखाएं। आज क्या पढ़ाएंगे हम आपको? आज हम आपको पढ़ाएंगे अक्षांश रेखाएं। आज अक्षांश रेखाएं पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए अक्षांश रेखाएं। क्या हेडिंग डाल लीजिए? अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश रेखाओं में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये हम आपको डिटेल में, सबसे पहले आप क्या डालिए? अक्षांश रेखाएं हेडिंग डाल लीजिए। जहां समझाने वाला काम होगा वहां समझाएंगे, जहां लिखाने वाला काम होगा वहां लिखना है आपको। तो सबसे पहले आपने अक्षांश रेखाएं डाल ली, उसके बाद आपको साइड पे डाल देना है हेडिंग अक्ष। क्या डाल देना है? अक्षांश डाल लीजिए, यहां पे डाल दीजिए अक्षांश। ठीक, यहाँ पे आपने डाली अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश रेखाओं में जो भी पार्ट आएगा उसे हम पढ़ते जाएंगे सीरियल बाय सीरियल। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डाल दीजिए अक्षांश। अक्षांश होता क्या है? आखिर अक्षांश के बारे में जानेंगे तभी हमें पता चलेगा अक्षांश रेखाएं क्या है। तो सबसे पहले हम अक्षांश के बारे में समझा देते हैं। तो अक्षांश में क्या लिखना है? अक्षांश के द्वारा बने कोण को, या अक्ष के द्वारा बने कोण को। किसको? अक्ष के द्वारा बने कोण को, अक्ष के द्वारा बने कोण को, अक्ष के द्वारा बने कोण को अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष के द्वारा बने कोण को अक्षांश कहते हैं। बने कोण को अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो अक्ष के द्वारा बने कोण को हम क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे। अक्ष के द्वारा बने कोण को अक्षांश कहते हैं। हमने बताया था पृथ्वी पर दो प्रकार की यहाँ पे काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, एक अक्षांश रेखाएं, एक देशांतर रेखाएं। जो दो काल्पनिक रेखाएं हैं वो दोनों निर्धारित करती हैं, उनके बीच में जो कोण बनता है उसी कोण से हमारी देश की स्थिति या अन्य किसी देश की स्थिति पता चलती है, या हमारा टाइम जोन क्या है वो टाइम जोन हमारी अक्षांश व देशांतर रेखाओं से ही पता चलता है। तो आज आपको क्लियर पता चलेगा कि देशांतर रेखाओं से हमें क्या एग्जैक्ट पता चलता है और अक्षांश रेखाओं से हमें क्या पता चलता है। तो आज हम आपको अक्षांश रेखाएं पढ़ा रहे हैं। तो अक्षांश रेखाओं में सबसे पहला टॉपिक, तो अक्ष के द्वारा बने कोण को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अक्षांश, अक्ष के द्वारा बने कोण को हम अक्षांश कहते हैं। ये चीजें समझ ली आपने। अब दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। आखिर अक्षांश होता क्या, अक्षांश में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये भी हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया अक्षांश जो है वो क्या होता है। अक्षांश, अक्ष के द्वारा बने कोण को अक्षांश कहते हैं। अब दूसरा नंबर यहाँ पे डाल लीजिए, अक्षांश रेखाएं कहां से कहां खींची जाती हैं। तो यहाँ पे लिखिए सेकेंड नंबर यहाँ पे डालिए, उसके बाद लिखिए अक्षांश रेखाएं। क्या लिखना है आपको? अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व में खींची जाती हैं। पश्चिम से पूर्व में खींची जाती हैं। पूर्व में खींची जाती है। अभी हम आपको बता रहे हैं कैसे खींची जाती हैं। खींची जाती हैं जबकि कहां खींची जाती हैं? पश्चिम से पूर्व में खींची जाती हैं, जबकि ये स्थिति कहां की बताएंगी? जबकि स्थिति उत्तर से दक्षिण की बताती हैं। जबकि स्थिति उत्तर से दक्षिण की बताती हैं। किसकी? उत्तर से दक्षिण की बताती हैं। अभी हम आपको ग्लोब बना के दिखाएंगे, उसी में आपको समझाएंगे बनाती हैं। सेकंड फैक्ट लिख लिया आपने। पहला फैक्ट था कि अक्ष के द्वारा बने कोण को हम अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाएं हमेशा पश्चिम से पूर्व में खींची जाती हैं, जबकि ये स्थिति जो है वो उत्तर से दक्षिण में बताती है।
ये स्थिति क्या है, पश्चिम से पूर्व कैसे खींचेंगे, इन सवालों के जवाब आपको सब कुछ मिलेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी हम लिखवाने का काम करें तो थर्ड आप यहाँ पे आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए अक्षांश रेखाएं, क्या लिखना है, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं ग्लोब को, अक्षांश रेखाएं ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। 2 बराबर भागों में बांटती हैं। अब वो गोलार्ध कौन होंगे, तो यहां से लिख लीजिए उत्तर व दक्षिण, उत्तर व दक्षिण गोलार्ध। ओके। अक्षांश रेखाएं ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती हैं, उत्तर व दक्षिण। आपने ऊपर वाला फैक्ट लिख लिया होगा। थर्ड टाइप हमने यहाँ पे लिखवा दिया, थर्ड। और उसके बाद फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्या है अक्षांश के बारे में, तो लिखते जाइए आप 1 बाय 1 करके, छोड़िए मत। तो पहला क्या बताया था, अक्ष के द्वारा बने कोण को हम अक्षांश कहते हैं। दूसरा क्या बताया कि अक्षांश रेखाएं हमेशा पश्चिम से पूर्व में खींची जाती हैं, जबकि स्थिति जो है वो उत्तर से दक्षिण बताती है। तीसरा क्या, अक्षांश रेखाएं ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती हैं, एक उत्तर व दक्षिण को, उत्तर व दक्षिण को। अब चौथा क्या लिखना है आपको, चौथा लिखना है ग्लोब के, ऐसा नहीं, ऐसे लिखो, समाना, ऐसे लिखो, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं ग्लोब के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री लिख लो, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, यह समांतर खींची जाती हैं, समानांतर खींची जाती हैं। ओके। अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। ये सभी फैक्ट मैं आपको 1 बाय 1 करके अभी समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए। आप जो मैं अभी लिखा रहा हूं उसको लिखते जाइए। ये भी लिख लिया होगा, नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए। अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व में खींची जाती है, जबकि स्थिति जो है वो उत्तर से दक्षिण में बताती है। जल्दी से नोट कर लीजिए, लिख लिया। उसके बाद अगला चलते हैं। चलो इसे पूरा हटा दें, ठीक। अब अगला फैक्ट आप डालिए। अगला फैक्ट 4th हो गया, 5 नंबर डालिए जल्दी से। 4th नंबर नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद लिखिए यहां से, अक्षांश रेखाएं जो है पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में बांटती हैं, ये मैंने लिख दिया। यहां पे लिखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को प्रधान अक्षांश रेखा, प्रधान अक्षांश रेखा, प्रधान अक्षांश रेखा, कॉमा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा व विषुवत रेखा भी कहते हैं, व विषुवत रेखा भी कहते हैं। पहले आप अक्षांश रेखाओं के बारे में लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। हमने क्या बोला, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को प्रधान अक्षांश रेखा तथा भूमध्य रेखा व विषुवत रेखा भी कहते हैं। नोट डाउन कर लिया, कर लिया। इसके बाद अब अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अगला फैक्ट क्या है, अभी समझाने वाला काम है, अभी लिखाने वाला काम है, लिख लीजिए। अब लिखिए कुल अक्षांश रेखाएं। अब संख्या की बात कर रहे हैं, यहां पे हेडिंग डाल लेना है आपको, संख्या, संख्या। यहां पे कुल अक्षांश रेखाएं, इसके बाद यहां पे डालना अक्षांश रेखाएं, सेकंड नंबर पे अक्षांश
रेखाएं। उसके बाद डालना है ना, अगला फैक्ट यहां पे डाल देना है, कुल अक्षांशी वृत्त। कुल अक्षांशीय वृत्त नोट करते जाइए वन बाय वन, अभी रेस कर देंगे फिर आप कहोगे लिख नहीं पाया, नोट डाउन करते जाइए। कुल अक्षांशी वृत्त, अब ये कितने होते हैं? यदि हम यहाँ पे 3 फैक्ट बनेगा, यदि हम पूछें कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है तो हो जाएंगी 179, और कुल अक्षांश मतलब कुल अक्षांश रेखाएं तो 179 और अक्षांश रेखाएं तो 180। उसके बाद बात करें कुल अक्षांशी वृत्त की बात करें, किसकी? कुल अक्षांशी वृत्त की बात करें तो इसमें 181 हो जाएगा। अब क्यों होगा, कौन काउंट की जाती है कुल अक्षांशी मतलब रेखाओं में, और अक्षांशी रेखाओं में कौन सी काउंट नहीं की जाती है, इनका जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, थोड़ा सा वेट करिए। तो हमने आपको बताया कि कुल अक्षांश कितने हैं, कुल अक्षांश कितने हैं, कुल अक्षांश या कुल अक्षांश रेखाएं कुल कितनी है? 180। कितनी है? कुल अक्षांश कितने हैं? उसके बाद कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? कुल अक्षांश रेखाएं 179 है, और कुल अक्षांशी वृत्त की बात करें तो 181 है। कितने? 181। नोट कर लिया होगा। चलो अब ग्लोब में समझा देते हैं। ग्लोब हम कहां बना दें, यहां पे रेस करते हैं, ऊपर वाला नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? फिर उसके बाद ये नोट कर लिया आपने, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ओके चलो, अब मैं आपको ग्लोब के जरिए समझा देता हूं कि आखिर ग्लोब में हमने जो पढ़ाया वो आखिर है क्या और कैसे समझना है। तो अक्ष के द्वारा बने कोण को अक्षांश कहते हैं, ये तो आपको पता है। अब हम आपको ग्लोब बना के दिखा रहे हैं। ये मान लो एक ग्लोब बन गया। क्या बन गया? ये एक ग्लोब बन गया। ग्लोब बन गया, थोड़ा सा तिरछा, कोई दिक्कत नहीं, ये ग्लोब बन गया। अब ग्लोब में हमने बोला इनकी जो रेखाएं, अक्षांश रेखाएं हमेशा पश्चिम से पूर्व में खींची जाती हैं। तो ये एक मैंने 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींच दी, इसे क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इसका नाम क्या है? और इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं प्रधान रेखा। क्या जानते हैं? प्रधान अक्षांश रेखा भी जानते हैं। और इसका नाम क्या है? प्रधान अक्षांश रेखा। उसके बाद बात करें इसकी, तो इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अगर तीसरे नाम की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके 3 नाम बताए थे हमने कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को प्रधान रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। इसके बाद हमने बताया था कि 0 डिग्री के पैरेलल, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर जो है रेखाएं खींची जाने वाली अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो हमने यहां से एक लिया लाइन और ये पैरेलल खींच दिया, ये यहां पे आ गया, और यही रेखा इधर आके घूमेगी। हो गया। फिर दूसरी हमने यहां से निकाली, फिर यही रेखा इधर से आएगी, फिर तीसरी इधर रेखा जाएगी, और इसी प्रकार से ये बनती जाएगी। अब देख रहे हो हम क्यों पेन उठा नहीं रहे हैं, इस कलम को क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि ये एक सर्कल में होती हैं। क्यों? क्योंकि एक सर्कल में एक अक्षांश पूरा होता है। एक सर्कल जब यहां से चलेगा यहां पे आएगा तो एक सर्कल में पूरा एक अक्षांश होता है। ठीक, थोड़ा सा बना लें उसके बाद। देखो ये सभी क्या खींची है? अक्षांश रेखाएं। अब हम प्रधान रेखा, थोड़ी सी प्रधान है भाई, सरपंच है तो उसे थोड़ा सा मोटा कर दें, तगड़ा है सरपंच। ओके ओके, ये क्या है? ये प्रधान रेखा है। तो हमने आपको बताया कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं किधर से किधर खींची जाती हैं। तो अक्षांश रेखाएं, ये क्या है? ये क्या है भाई? ये क्या है? ये पूर्व है। ये क्या है? ये क्या है? ये पश्चिम है। ये क्या है? ये पश्चिम है।
तो हमें पूर्व और पश्चिम से मतलब अभी उत्तर और दक्षिण से हमें कोई मतलब नहीं, कोई मैटर नहीं करता। तो हमने बोला कि अक्षांश रेखाएं हमेशा किधर से खींची जाएंगी, हमेशा पश्चिम से पूर्व में खींची जाती हैं। वही हमने आपको यहाँ पे खींच के दिखाई है। तो अक्षांश रेखाएं कहां से, पश्चिम से पूर्व में खींची जाती हैं। अब हमने दूसरा यही पॉइंट बताया था कि इनकी स्थिति की बात करें तो स्थिति खींची तो इधर से जा रही है, लेकिन स्थिति मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये स्थिति दर्शाता है, ये स्थिति दर्शाएगा, ये स्थिति दर्शाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी ये स्थिति, तो ये स्थिति किधर से किधर हो रही है, ये उधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो ये स्थिति किधर की बता रहा है, ये स्थिति बता रहा है उत्तर से दक्षिण की। किसकी, उत्तर से दक्षिण की बता रहा है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं खींची किधर से जा रही है, पश्चिम से पूर्व में, लेकिन स्थिति जो है वो उत्तर से दक्षिण में बता रहा है। कहां, उत्तर से दक्षिण में। समझ में आई। अब उसके बाद हमने आपको अगला पॉइंट बताया, यहां पे हमने कुछ चीजें बताई, जैसे अक्षांश रेखाएं कितनी, इसका नाम क्या है, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं, या अक्षांश रेखाएं किधर से खींची जाती है, इनकी स्थिति क्या होती है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट रही है। इस गोलार्ध को हम क्या बोलेंगे, इस गोलार्ध को हम बोलेंगे नॉर्थ, और इस गोलार्ध को हम क्या बोलेंगे, इस गोलार्ध को हम बोलेंगे साउथ। ऊपर वाले गोलार्ध को क्या नॉर्थ, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, साउथ। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने क्या 2 बराबर भागों में विभाजित किया ग्लोब की कि नहीं किया है। इसका भी आपको जवाब मिल गया। अब दूसरा आता पॉइंट, हमने आपको बताया कि कुल अक्षांश रेखाएं 179 और अक्षांश रेखाएं 180 और कुल अक्षांशी वृत्त की बात करें तो 181। ये कैसे इंपॉसिबल है। तो देखो, यदि हम कुल, पहले सबसे नंबर 1 देख लेते हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं यही तो है, ये जो हमने आपको खींच के दिखाई, ये फर्स्ट गई, ये पूरी घूम के इधर आ गई, तो यही तो एक अक्षांश रेखा है। इसमें बीच वाली जो है ये काल्पनिक रेखा एक बनाई गई है, तो इसी वजह से ये रेखा, इसमें कुल अक्षांश रेखाएं, सिर्फ रेखाओं की बात की है, कुल अक्षांश रेखाएं, तो कुल अक्षांश रेखाओं में ये रेखा को काउंट नहीं किया जाता है। 0 वाली जो डिग्री है उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो इसका आपको जवाब मिल गया कि 179 कैसे। अब 180 कैसे, अक्षांश रेखाएं बात की हैं, तो अक्षांश रेखाओं में इसे भी अक्षांश रेखा कहा जाता है, लेकिन कुल की बात कर लें तो कुल में ये काउंट नहीं होगा। तो कुल में इसमें भी काउंट हो जाएगा, तो कितनी हो जाएंगी, 180 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 180 हो जाएंगी। तो इसका भी आपको आंसर मिल गया कि कुल अक्षांश रेखाएं जो हैं वो इसमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा काउंट नहीं होगी, लेकिन अक्षांश रेखाओं की बात करें तो इसमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी काउंट होगी, गिनी जाएगी। अब बात करें कि कुल अक्षांशी वृत्त की बात करें, तो कुल अक्षांशी वृत्त की बात करें तो 181। कितना, 181। अब कहां से आएगा एक एक्स्ट्रा, तो भैया कहीं से नहीं आएगा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी काउंट नहीं की जाती है इसमें। अब तो आपका जवाब आएगा कि जब ये काउंट नहीं की जाती है, जब ये काउंट नहीं करते तो 179 बचती है। तो 2 कहां गई, 2 भैया कहीं नहीं गई। यहां पे जो पोल होता है, जिसे हम कहते हैं पोल, क्या कहते हैं, पोल, या ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव। ये ध्रुव पर एक सर्कल बन जाता है ना, इससे छोटा सा, यहां भी एक सर्कल बनेगा, तो इस सर्कल को और इस सर्कल को, दोनों सर्कल को काउंट कर लिया जाता है। तो 179 और 2 काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 181। कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा। तो समझ में आया, जितनी चीजें हमने आपको पढ़ाई, जितनी चीजें हमने आपको लिखाई, क्या आपको समझ में आया। तो आप ये ग्लोब बना लीजिए, अपने मैप जो हम बनवा रहे हैं, एक एक मैप आपको बनाना है, जो हम आपको मैप बना के दिखाएं, जो आपको मैप समझाएं, उसी प्रकार से आपको भी वहां अपनी कॉपी में एक साइड लिखते जाना है। ओके, तो इतना चीज समझ में आया कि हमने आपको क्या क्या बताया। फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि हमने आपको बताया अक्ष के द्वारा बने कोण को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाएं हैं वो हमेशा पश्चिम से पूर्व में खींची जाती है, हमेशा पश्चिम से पूर्व में खींची जाती हैं। और इनकी स्थिति की बात करें तो स्थिति जो है वो नॉर्थ से साउथ में इनकी स्थिति होती है, उत्तर से दक्षिण में इनकी स्थिति होती है। और उसके बाद बात की हमने कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे प्रधान अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। उसके बाद बात की हमने 0 डिग्री अक्षांश रेखा 2 बराबर गोलार्धों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध, ये भी बात कर ली। और उसके बाद कहा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के जो समानांतर खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, वो सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं।
उसके बाद हमने आपको बताया कि कुल अक्षांश रेखाएं क्या होती है, तो कुल अक्षांश रेखा में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को काउंट नहीं किया जाता है। फिर हमने बताया कि अक्षांश रेखाएं क्या है, तो अब सिर्फ अक्षांश रेखा की बात की जा रही है, तो अक्षांश रेखा में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भी काउंट कर लिया जाता है। फिर अब मैंने आपको बताया कुल अक्षांशीय वृत्त कितने हैं, तो कुल अक्षांशीय वृत्त में 0 डिग्री अक्षांश रेखा नहीं काउंट की जाती है, तो 179 बचती हैं। तो और एक ये वृत्त सर्कल बनकर सर्कल का निर्माण कर देता है, तो कितनी टोटल हो जाती हैं, तो 181 हो जाती है। कितनी? 181। नोट डाउन कर लीजिए एक बार। और इसी के साथ अब आगे की तरफ चलते हैं, और इन चीजों को आपने नोट डाउन कर लिया होगा, एक एक पॉइंट आप यहां से नोट डाउन करते जाइए। ओके, चलो जल्दी से लिख लीजिए एक बार, और बना लीजिए, मैप बना लीजिए जल्दी से। जैसा जो हम आपको लिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आप लिखते जाइए, समझते जाइए। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वैसे अब मैं एक व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर करने वाला हूं, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई भी आपकी क्वेरी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलो नोट डाउन कर लिया, ठीक। ओके, चलो इसे इरेज करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अभी हमने अक्षांश रेखाओं की संख्या के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या तो पढ़ ली, अब अक्षांश रेखाओं की, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, दूरी को क्या कहते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आखिर क्या होती है, इन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलो आगे की तरफ चलते हैं। अब क्या करेंगे कि अक्षांश रेखाएं तो हैं, अक्षांश तो है, अब यहाँ पे एक हेडिंग डाल लीजिए, दूरी। क्या? दूरी। और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, अब लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लिखिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? को कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध। कटिबंध नाम आपने सुना होगा कि उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध। ये उपोष्ण तो कहां से आया ये पता नहीं, लेकिन उपोष्ण कटिबंध, ये कटिबंध कहां से आया, ये कटिबंध वहीं से आया कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। अभी आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो हमने क्या बोला? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। कटिबंध कहते हैं। नोट डाउन करते जाइए। हमने बोला दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। उसके बाद बात करें कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में फर्स्ट लिख लिया आपने, सेकंड लिख लिया कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है? बीच की दूरी 111 किलोमीटर। कितनी? 111 किलोमीटर होती है। अब ये कहीं कम होती, कहीं ज्यादा, लेकिन अप्रोक्स में मान लिया जाता है, औसतन निकाल लिया जाता है, और आपके एग्जाम में भी 111 किलोमीटर मिलेगा। तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। यदि हम बात करें कि यदि हमने ग्लोब बनाया, ग्लोब में जो हमने ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची है, क्या जो हमने ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची है, इसकी आखिर दूरी कितनी होगी? तो 12,756, मतलब 12,756 किलोमीटर होगी। कितनी? 12,756 किलोमीटर। अब यहां पर तो ज्यादा होगी, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की बात कर रहे, लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो पैरेलल लाइन हमने खींची थी, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहां से यहां तक की जो ये दूरी है, ये कितनी है? ये 12,756 किलोमीटर। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए एक बार। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। उसके बाद बात करें, अगला फैक्ट यहां लिख लीजिए। अगला फैक्ट, भूमध्य रेखा की दूरी। क्या? भूमध्य रेखा की दूरी
या व्यास कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? व्यास कह सकते हैं। भूमध्य रेखा की दूरी 12,756 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 12,756 किलोमीटर होती है। 12,756 किलोमीटर होती है। ओके, उसके बाद अगला फैक्ट, केवल अक्षांश रेखाएं। यहां केवल क्यों लिखा है? केवल, आप यहां मेन फैक्ट है, आप इसे समझिए। केवल अक्षांश रेखाएं, केवल अक्षांश रेखाएं, केवल अक्षांश रेखाएं जलवायु को निर्धारित करती हैं। किसे? जलवायु को निर्धारित करती हैं। केवल अक्षांश रेखाएं जलवायु को निर्धारित करती हैं। अब ये कैसे निर्धारित करेंगी, ये भी आपको समझ में आएगा। तो केवल अक्षांश रेखाएं जलवायु को निर्धारित करती हैं। नोट डाउन कर लीजिए एक बार जल्दी से, फिर मैं इसके बाद आपको समझाता हूं। ओके, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। 4 फैक्ट हैं, आप जल्दी से 4 फैक्ट जो हैं वो दूरी में आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? जल्दी से करिए, नोट डाउन करिए। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो 111 किलोमीटर होती है, जबकि भूमध्य रेखा की दूरी बात की जाए तो 12,756 किलोमीटर। और केवल अक्षांश रेखाएं जो हैं वो जलवायु को निर्धारित करती हैं कि हमारे देश की जलवायु कैसी होगी, या पूर्वी तरफ की जलवायु कैसी होगी, पश्चिमी तरफ की जलवायु कैसी होगी। ये सब निर्धारण कौन करेगा? ये सब निर्धारण करेंगी अक्षांश रेखाएं। और कैसे निर्धारण करेंगी ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और आगे समझाने वाले हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए एक बार जल्दी से। तो मुझे लगता है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूं। सबसे पहले इन चीजों को समझा दूं, उसके बाद यहां पे मैं जलवायु पे आऊंगा। जलवायु क्या होती है, कैसे होती है, क्या होता है जलवायु, कैसे निर्धारण करेगा, और भारत की जलवायु आखिर क्या होती है, और भारत किन अक्षांशों में है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिए आगे तक, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो, अब थोड़ा सा मैं अलग समझा दूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ये मैंने ग्लोब बना लिया। ग्लोब में एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं। ग्लोब में मैंने ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींच दी। क्या? ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? हम इसे प्रधान रेखा भी कहते हैं। प्रधान रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम प्रधान रेखा भी कहते हैं, और इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा। यदि इसकी बात की जाए, इसकी दूरी कितनी होती है, तो इसकी दूरी कितनी होती है? इसकी दूरी होती है 12,756 किलोमीटर। कितनी? 12,756 किलोमीटर। इसके नाम क्या है, इसकी दूरी क्या है, ये सब कुछ समझ में आया। उसके बाद मैंने बताया कि अक्षांश रेखाएं जो हैं वो अक्षांश रेखाएं कहां से कहां खींची जाती हैं। तो अक्षांश रेखाएं वो पश्चिम से पूर्व में खींची जाती है। देखो वहीं से मैं खींच रहा हूं। अक्षांश रेखाएं कहां से? पश्चिम से पूर्व में खींची जाती हैं। अक्षांश रेखा कहां से? पश्चिम से पूर्व में खींची जाती है, लेकिन जो स्थिति है वो स्थिति इनकी उत्तर से दक्षिण बताती है। जैसे मैंने अक्षांश रेखाएं खींच ली, देख लो। अब अक्षांश रेखाएं कहां से? ये क्या है? ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व में खींची जा रही। स्थिति की बात करें तो स्थिति ये है, उत्तर से दक्षिण में बताती है। स्थिति की बात करें तो उत्तर से दक्षिण। और 0 डिग्री देशांतर रेखा के जो समानांतर खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। यदि बात करें कि इनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो इनके बीच की दूरी यहाँ पे ज्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है, पोलों पे कम होती चली जाती है। तो इनके बीच की दूरी करें तो लगभग में कितनी होती है? तो लगभग में अप्रोक्स में मानी जाती है, कुछ पॉइंटों में होता है, तो इसकी होती है 111 किलोमीटर। कितनी? 111 किलोमीटर। और उसके बाद मैंने बताया इसके बीच की दूरी तो पता है, लेकिन इनकी बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? इनकी बीच की दूरी को हम कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध। और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये दो गोलार्धों में बांट देता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांट देता है। उसके बाद हमने आपको यहाँ पे कटिबंध भी बता दिया, कटिबंध क्या होते हैं। उसके बाद अब क्या बात करें कि ये जो सभी अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या करती हैं? वो जलवायु का निर्धारण करती हैं। वो जलवायु के बारे में बताती हैं कि कैसी, कहाँ की जलवायु कैसी होगी।
ये सब कौन निर्धारण करता है? ये सब अक्षांश रेखाएं निर्धारित करती हैं। तो इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, जो अभी मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे मैं इरेज करता हूं। अब मैं बात करता हूं जलवायु पे। क्या बात करता हूं? जलवायु पे। जैसे अब क्या बात करूंगा, यहाँ पे जलवायु हेडिंग डाल लीजिए और यहाँ पे जो मैं बनाने जा रहा हूं उस मैप को आप यहाँ पे बनाइए। यहाँ पे मैंने एक ग्लोब का निर्माण कर दिया। क्या? ये मैंने एक ग्लोब बना दिया और ये मैंने एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा डाल दी। क्या? इसे क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ओके, ये मैंने ग्लोब बना दिया, यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा डाल दी। उसके बाद में यदि हम बात करें कि 23.5 डिग्री, ये एक 23.5 डिग्री अक्षांश है और एक ये 23.5 डिग्री। उसके बाद बात करें ये 66.5 डिग्री और ये 66.5 डिग्री। समझना, ये भी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है और ये भी 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। अब समझना, ये आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, लेकिन क्या होता है क्या नहीं होता ये हम आपको बताते हैं। ये तो पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, समझा होगा, लेकिन यदि पूछ लें कर्क रेखा कौन है, मकर रेखा कौन है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यदि दिशा दे दी कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहते हैं, या 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को क्या कहते हैं, तो क्या बता पाएंगे? चलो, यदि हम 23.5 डिग्री इसकी बात करें तो ये क्या होती है? ये कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा मतलब हमारे भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कहां? भारत के 7 राज्यों से होकर। कौन कौन से? सबसे पहले कहां जाती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप गमछा मछा करके मत याद करिए, जो मैं आपको क्रम बता रहा हूं ये कभी क्रम भी पूछ सकता। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 7 राज्यों से होकर जो हमारी कर्क रेखा है वो गुजरती है। और यदि बात कर लें, चलो आगे की तरफ बात करेंगे कर्क रेखा। इसके बाद बात करें 23.5 डिग्री जो है, इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मकर रेखा। और 66.5 डिग्री को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंटार्कटिक। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक रेखा। और इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा, इसे क्या कहेंगे? आर्कटिक रेखा। जल्दी से थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस वजह से, चलो कोई बात नहीं, जल्दी से कर लीजिए। चलो नोट डाउन कर लिया, मैं बनाते जाइए, समझते जाइए। हमने बोला ये जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके इधर यदि भाग जाएगा, हम आपको थोड़ा सा डिनोट करके, जैसे ये हमने बताया ये भाग 23.5 डिग्री यदि उधर है तो 23.5 डिग्री जो है वो इधर भी वाला क्षेत्र क्या होगा? इसे कहते हैं हम, इन दोनों भाग को कहते हैं उष्ण कटिबंध। देखो उष्ण मतलब होता है जहां पे वर्षा क्या हो, गर्मी ज्यादा हो, क्या हो, गर्मी सबसे ज्यादा हो, उसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कहते हैं। और कटिबंध क्यों कहते हैं? कटिबंध इस वजह से कहते हैं कि इनके बीच की दूरी को, 2 अक्षांश के या अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहा जाता है। तो वही कटिबंध शब्द यहाँ पे यूज हुआ है। और उष्ण क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है गर्मी सबसे ज्यादा होती है, तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। अब बात करें हम यदि इसकी, यदि बात करें हम इसकी, एक ही से मैप बन जाएंगे, थोड़ा सा अलग बना दें तो आपको जरूर समझ में आएगा। यदि हम बात करें कि 23.5 से 66.5 दक्षिण में और 23.5 से 66.5 उत्तर में, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये क्षेत्र क्या हो जाएगा?
ये क्षेत्र हो जाएगा उपोष्ण। क्या हो जाएगा? उपोष्ण। क्या हो जाएगा? उपोष्ण होगा? नहीं होगा, शीतोष्ण होगा। क्या होगा? क्या होगा? शीतोष्ण। शीतोष्ण अभी बताएंगे उपोष्ण कहां होता है। शीतोष्ण कटिबंध। क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध। और ये भी एरिया क्या होगा? ये भी होगा शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। कटिबंध नोट डाउन कर लिया। उसके बाद अब बचता है ये तुम्हारे ध्रुवों वाले। ये ध्रुव बचा है, ये ध्रुव है। ये ध्रुव को क्या कहते हैं? इस ध्रुव को कहते हैं हम क्या? इन ध्रुवों को कहते हैं। यहां पे क्या होता है? यहां पे कैसी जलवायु पाई जाती है? यहां पे पाई जाती है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। और यहां पर भी कौन सी होगी? यहां पर भी होगी शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। समझना। अब ये शीत कटिबंध और क्या है, ये शीतोष्ण कटिबंध क्या है, उपोष्ण कटिबंध क्या है, ये चीजें हम बताने वाले। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। पहले हमने बताया यदि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के 23.5 डिग्री यदि हम उत्तर में जाएं और 23.5 डिग्री यदि हम दक्षिण में जाएं तो हमें क्या मिलेगा? हमें इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंध क्षेत्र मिलेगा, जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। यहां पे हमारा क्या एरिया आता है? कहीं आता है। उसके बाद बात करें 23.5 डिग्री, उसके बाद 23.5 डिग्री आएगा, स्टार्ट हो जाएगा हमारा भारत। उसके बाद बात करें कि हमारा जो 66.5 डिग्री ये वाला दक्षिण का और 66.5 डिग्री जो है उत्तर का, इसमें क्या होगा? इसमें होता है शीतोष्ण कटिबंध। मतलब कुछ गर्मी कुछ वर्षा के हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी हल्की फुल्की होती है। उसके बाद बात करें कि ये पोल जो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल पे है, यहाँ पे सबसे ज्यादा शीत मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे बरसात मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे ठंड होती है, सर्दी होती है। तो यहां इसे क्या नाम दिया? इसे शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध दिया। अब उपोष्ण कटिबंध कहां होता है? ये जो भाग है, थोड़ा सा हम डॉटेड लाइन कर दे रहे हैं, डॉटेड लाइन। उसके बाद हम इसमें भी डॉटेड लाइन कर दें। ये एरिया जो है ये होगा शीतोष्ण कटिबंध। ये एरिया क्या होगा? ये नीचे वाला ये होगा शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन थोड़ा सा हम चलेंगे, या ये वाला क्या होगा? शीतोष्ण। ये क्या होगा? उपोष्ण। यहीं पे जो दो एरिया हैं, यहाँ पे एक शीतोष्ण एक उपोष्ण, यहीं पे क्या होता है? उपोष्ण कटिबंध। क्या होता है? उपोष्ण कटिबंध। मतलब ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, यहाँ पे जो क्षेत्र है वो एकदम मतलब एकदम हल्का फुल्का जो क्षेत्र है एकदम सामान्य टाइप का होता है, उसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। अब बात करें अपने भारत की। किसकी बात करें? कि भारत किन अक्षांशों में है। तो भारत की स्थिति की बात करें तो भारत जो है, यहां पे लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए इंडिया। इंडिया जो है वो 4 डिग्री 7 मिनट, कितना? 4 डिग्री 7 मिनट से लेके 37 डिग्री, 4 डिग्री 7 मिनट से लेके 37 डिग्री, उसके बाद 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब 4 डिग्री बताओ कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 4 डिग्री 7 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। अब इसका आपको क्या बताना है कि भारत की जलवायु कैसी होती है? भारत की जलवायु कैसी है? जलवायु आप निकाल सकते हैं। जलवायु देखो 0 डिग्री स्टार्ट हुआ, समझना 0 डिग्री स्टार्ट हुआ, कहीं ना कहीं यहां 4 डिग्री मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहां 4 डिग्री से स्टार्ट हुआ, 23 मतलब 37, कहीं ना कहीं यहां 37 होगा, 37 डिग्री 6 मिनट कहीं ना कहीं यहां होगा, और 4 डिग्री 7 मिनट कहीं ना कहीं यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? ये क्षेत्र में क्या आ रहा है? उष्ण कटिबंध भी आ रहा है और शीतोष्ण कटिबंध भी आ रहा है। तो भारत जो है ये क्या है? ये उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में है। किसमें? उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में। किसमें? उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध की जलवायु है। उपोष्ण कटिबंध की जलवायु है। कटिबंध की जलवायु है हमारे भारत की। कैसी है? उष्ण व उपोष्ण कटिबंध की जलवायु है। जलवायु कैसी है? उष्ण व उपोष्ण कटिबंध की जलवायु है। ये चीजें समझ में आई?
तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के यदि 23.5 डिग्री उत्तर में 23.5 डिग्री दक्षिण में आएंगे तो यहाँ वाला जो क्षेत्र होगा, पूरा क्षेत्र, वो क्या होगा, वो पूरा क्षेत्र जो है वो उष्ण कटिबंध में आएगा। तो भारत भी यहाँ से उष्ण से स्टार्ट हो जाता है और कहां तक, उपोष्ण तक जाता है। ये उपोष्ण वाला क्षेत्र है। नीचे वाला कौन है, उपोष्ण, और जो ऊपर वाला क्षेत्र है यहाँ से जो उन्होंने डॉटेड किया है, ये कौन सा है, ये शीतोष्ण है। ये क्या है, ये वाला शीतोष्ण है। ये ऊपर वाला क्या है, ये ऊपर वाला शीतोष्ण है। ये इधर एरो बना दो, इधर ये शीतोष्ण है। तो भारत किन में है, भारत जो है वो 4 डिग्री 7 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब उष्ण व उपोष्ण में भारत इंडिया आता है। तो भारत का जो जलवायु कैसी है, उष्ण तथा उपोष्ण भारत की जलवायु है, उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु है। अब 23.5 से 66.5 के बीच में चलते हैं। यदि हम दक्षिण में भी चले, उत्तर में भी चले, तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमें मिलता है शीतोष्ण। क्या मिलता है, शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद यदि हम पोल में चले तो वहां पे क्या मिलता है हमें, 66.5 के बाद जो मिलता है वो 90 तक, तो हमें क्या मिलता है वहां पे शीत कटिबंध। और 23.5 डिग्री उत्तर में जो होगा 23.5 डिग्री उसे क्या कहेंगे, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री जो होगा दक्षिण में उसे क्या कहेंगे, मकर रेखा। और 66.5 डिग्री यदि वो उत्तर में हो तो उसे क्या कहेंगे, आर्कटिक रेखा। यदि 66.5 डिग्री दक्षिण में होगा तो उसे क्या कहेंगे, अंटार्कटिक रेखा। क्या कहेंगे, अंटार्कटिक रेखा। तो ये बताना, ये अक्षांश का पार्ट जो था वो आज मैंने आपको अक्षांश, सब कुछ अक्षांश में शायद मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं छूटा है। अक्षांश मैंने आपको डिटेल में समझाया, डिटेल में पढ़ाया, और जो मैंने आपको मैप के जरिए समझाया वो मैप आपको जरूर समझ में आया होगा। मैंने मैप, जितने भी मैप बनवा रहा हूं वो आपको एक एक मैप बनाना है, क्योंकि हर चीज मैप से समझी जाती है। भूगोल में यदि आपने मैप समझ लिया तो आप 100%, लगभग 70 से 80% आप भूगोल आप ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। यदि आप सोचोगे कि हम रट्टा मार लें तो रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। यदि जब तक आप भूगोल के मैप को नहीं समझोगे तब तक आपको भूगोल नहीं समझ में आएगी। तो भूगोल को समझने के लिए, भूगोल को याद करने के लिए आपको मैप की जरूरत पड़ेगी। यदि मैप मैं बना रहा हूं तो मैप आपको भी बनाना है। तो आपको एक एक मैप बनाना है और कोई भी मैप आपको छोड़ना नहीं है। तो ये बताना, ये अक्षांश का पार्ट आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको ये अक्षांश का पार्ट अच्छा लगा हो तो कल देशांतर आ रहा है। देशांतर में भी मैं आपको समझाने वाला हूँ देशांतर क्या होते हैं, देशांतर की स्थिति क्या होती है, कैसे देशांतर होते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में देशांतर का कल पार्ट लेके आ रहा हूँ। तो वीडियो में इसी प्रकार से बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।